हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। हम आज पढ़ेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। हमने अभी तक प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अल्फा हेलिक्स पढ़ लिया, बीटा शीट पढ़ लिया और आपका रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ लिया। इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन किस प्रकार से फंक्शनल फॉर्म में आती है, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि टर्सरी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती है। हम इसको बोलते हैं 3 डिग्री स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर अपन देखेंगे कि यहां हमने एक बात देखी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की थी वो एक सिंपल पेप्टाइड था और एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड था वो पेप्टाइड बॉन्ड था। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यही प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यानी पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। उसके बाद में ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो टर्सरी स्ट्रक्चर में आएगा तो यहां इसके बीच में हाइड्रोफोबिक फोर्स लगेगा। हम इसकी बात करते हैं, हाइड्रोफोबिक फोर्स। और कुछ प्रोटीन हैं वो अपनी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में भी आती हैं। उसकी बात अपन टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद में बात करेंगे कि वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में किस प्रकार से आती हैं। तो जैसे कि मान लो मैं आपको कहूं कि ये एक सिंपल सा पेप्टाइड है और इस पेप्टाइड के अंदर इस सिंपल सा स्ट्रेट चेन है पेप्टाइड की, और स्ट्रेट चेन जब ये पेप्टाइड की है तो इसके अंदर अपन बोलते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी एमिनो एसिड आराम से एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा स्ट्रेट चेन के फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या नाम दे दिया? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या पेप्टाइड बॉन्ड, जिसके अंदर ओनली ऑन आपको क्या मिलेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। यही प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसके फाई और साई बॉन्ड में रोटेशन होने की वजह से या तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर बन जाएगा या हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद में ये प्रोटीन है वो इस प्रकार से बन जाएगी, घूम जाएगी। अब ये घूमने की क्या प्रोसेस है? इस प्रकार से ये बन गई टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम 3D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। 3D स्ट्रक्चर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन अपनी फंक्शनल फॉर्म में आती है, और फंक्शनल फॉर्म में आती है इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर प्रोटीन अपना काम करना शुरू कर देगी। जैसे कि मान लो आप ये कह रहे हो कि एक प्रोटीन है जो हार्मोन बनेगी, इसका मतलब ये हार्मोन अपनी शेप में आ जाएगा और हार्मोन अपना काम करना शुरू कर देगा। अभी तक तो ये पेप्टाइड था, पेप्टाइड के बाद में इसने सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी हो सकता है अल्फा हेलिक्स बनी हो, बीटा शीट बनी हो। इसके बाद में फाइनली ये टर्सरी स्ट्रक्चर में आया है, अपनी शेप में आया है और अपनी शेप में आकर के इसने काम करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि हार्मोन के फॉर्म में काम करना शुरू किया हो सकता है कि एंजाइम के फॉर्म में काम करना शुरू किया हो, और हो सकता है किसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फॉर्म में काम करना शुरू किया हो। इसने काम करना शुरू किया है क्योंकि ये अपनी शेप में आ गया है। ये प्रोटीन जो है वो क्या आ गई है? अपनी शेप में आ गई है, और इसी शेप को अपन बोलते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। इसी शेप को क्या नाम देंगे कि प्रोटीन की फोल्डिंग हो चुकी है, प्रोटीन की हो गई है फोल्डिंग, और फोल्डिंग की वजह से प्रोटीन अपना काम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से यहां अपन ये देखने वाले हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हुई है या ये जो प्रोटीन फोल्डिंग हो रही है जिसकी वजह से प्रोटीन अपनी फंक्शनल फॉर्म में आ रहा है, ये चीज एक्चुअल में कैसे हो रही है, इसी बात को आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और इसी बात को अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में प्रोटीन ऐसा था, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऐसा बना, उसके बाद में प्रोटीन ऐसा क्यों आया, इसी बात को हम समझते हैं। हम ये बात करते हैं कि प्रोटीन के अंदर नॉन पोलर एमिनो एसिड भी हो सकते हैं और प्रोटीन के अंदर पोलर एमिनो एसिड भी हो सकते हैं। दोनों ही प्रकार के एमिनो एसिड हो सकते हैं। आपकी प्रोटीन प्रेजेंट कहां है? सेल के साइटोप्लाज्म में।
भाई प्रोटीन प्रेजेंट कहाँ है सेल के, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म का जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर, यानी कि हमारी बॉडी की ही बात कर लो आप, साइटोप्लाज्म की क्या बात, हम हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, खूब सारा पानी है। और खूब सारा पानी है इसका मतलब पानी नेचर में कैसा है, पोलार। और पानी नेचर में पोलार है इसका मतलब हमारी बॉडी भी एक तरह से पोलार ही है। और पोलार है इसका मतलब आप जानते हो कि पोलार के अंदर आपने कोई दूसरी पोलार घोली, वो आराम से घुल जाएगी। और पोलार के अंदर आपने नॉन पोलार चीज डाली तो वो घुलने से रही, उसका डिजोल्व नहीं होगा। इस प्रकार हम ये बोल रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की वजह से वाटर प्रेजेंट है, वाटर की वजह से पोलैरिटी आई है। आपकी एक प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म में पड़ी है, उस प्रोटीन के अंदर नॉन पोलार एमिनो एसिड भी हैं और पोलार एमिनो एसिड भी हैं। मान के चलते हैं कि उस प्रोटीन के अंदर पोलार एमिनो एसिड हैं, पोलार एमिनो एसिड हैं, आपका पानी भी पोलार है, साइटोप्लाज्म भी पोलार है, वो प्रोटीन आराम से पानी के अंदर पड़ी रहेगी। लेकिन अगर आपकी प्रोटीन के अंदर नॉन पोलार एमिनो एसिड हैं तो पानी उसको अपने आप से दूर धकेलेगा, और दूर धकेलेगा तो इसका मतलब है कि पानी उसको अंदर नहीं रहने देगा। तो देखिए ये मान लो इस प्रकार का बंडल, आप जैसे कि मान लो बात करो कि आपके पास में एक वाटर का सोर्स होता है, ये वाटर का सोर्स है, आपने किसी तालाब के अंदर मान लो प्लास्टिक का कचरा कूड़ा करकट डाल दिया। अब पानी तो पोलार है, आपने कोई भी चीज़ प्लास्टिक वगैरह चीज़ डाली है तो आपने मान लो यहाँ डाल दी बीच में, यहाँ आपने बीच में कचरा डाल दिया, हमने कचरा डाल दिया ये लो। और ये क्या है, नॉन पोलार। आपने प्लास्टिक कचरा, अलग अलग प्रकार के कचरा जो भी घरेलू था वो आपने डाल के देख लिया। आप क्या देखोगे कि ये जो कचरा है वो थोड़ी देर में साइड की तरफ, किनारे की तरफ चला गया अपने आप ये कहाँ चला गया, किनारे की तरफ। इवन आपने ये देखा कि स्टेबल पानी है, मान लो कोई तालाब है या फिर कोई भी वाटर सोर्स है जहाँ पर पानी रुका हुआ है, हम ये बोल देंगे कि नदी के अंदर तो उसके फ्लो के साथ बह के चला जाएगा, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि रुका हुआ पानी है, उसके अंदर आपने एक कचरा डाल के देखा, कचरा आपने बीच में डाला, उसके बाद में धीरे धीरे किनारे की तरफ आया। आप कोई भी नदी, किसी भी चीज़ रुकी हुई चीज़ है, वो साइड से गंदगी मिलेगी, बीच में आपको गंदगी नहीं मिलेगी, मतलब कचरा प्लास्टिक वगैरह बीच में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आपने इसको बीच में डाला तो वाटर के मॉलिक्यूल ने नॉन पोलार, ये जो भी था नॉन पोलार सब्सटेंस था, उसको अपने से दूर धकेला। और उसको अपने से दूर धकेलने के लिए उसने एक फोर्स लगाया, उस फोर्स को अपन नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक फोर्स। उसी फोर्स को अपन क्या नाम देते हैं, हाइड्रोफोबिक फोर्स। यानी कि ये क्या हो जाएगा, पानी से चीजें दूर चली जाएंगी। इसका मतलब क्या कर रहा है, पानी नॉन पोलर चीजों के बीच में क्या लगा रहा है, हाइड्रोफोबिक फोर्स। जरूरी नहीं है प्रोटीन के लगा रहा है, ये आप बाहर भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि जैसे मान लो नीचे पानी की एक बाल्टी है और बाल्टी के अंदर तेल की 3-4 बूंदे अलग अलग जगह पर डालोगे, अलग अलग जगह पर डालोगे तो आप देखोगे कि वो बूंदे हैं वो एक जगह हो जाएंगी। एक जगह इसलिए हो जाएंगी कि पानी क्या कर रहा है, उनके बीच में हाइड्रोफोबिक फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से उनको साइड में धकेल रहा है। ऐसा इस वजह से होता है कि प्रोटीन की फोल्डिंग होते टाइम, आप ये देखते हो फिजिक्स का, इसकी डेल्टा एस, आपने पानी के अंदर कोई भी नॉन पोलर चीज डाली तो पानी की एंट्रोपी जो है वो कम हो जाती है, और पानी की एंट्रोपी कम हो जाएगी तो पानी को ये चीज बर्दाश्त नहीं, तो पानी अपनी एंट्रोपी को वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा। एंट्रोपी का सीधा सा मतलब ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को एंट्रोपी कहते हैं, कि कोई भी चीज दुनिया में एकदम फ्री रहना चाहती है और उसके बीच में आपने कोई इंटरफेरेंस करने वाली चीज डाल दी, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी आज़ादी कम हो जाएगी, फ्रीडम कम हो जाएगी। तो वो चीज़ चाहेगी कि मैं फिर से आज़ाद हूँ, और आज़ाद होने के लिए पानी क्या चाहता है, उस पर हाइड्रोफोबिक फोर्स लगाकर उसको साइड में करता है, जिसकी वजह से उसकी डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी फिर से बढ़ती है। इसको अपन अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे कि एंट्रोपी, एंथैल्पी, डेल्टा जी, इन सब का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोटीन फोल्डिंग के पीछे एक्चुअल में किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम सिंपल से टर्सरी स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही थी, हाइड्रोफोबिक फोर्स हो रहा था, वो एक्चुअल में हाइड्रोफोबिक फोर्स नॉन पोलर एमिनो एसिड के बीच में लगता है। तो जैसे कि मान लो आपकी एक प्रोटीन है और
प्रोटीन के अंदर जो है वो पोलर एमिनो एसिड भी है और नॉन पोलर एमिनो एसिड भी है। तो मैं मान के चलता हूं कि मान लो ये आपका सेल का साइटोप्लाज्म है, मान लो ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म, और इसमें पानी ही पानी है, हम इसको दिखाएंगे नहीं, आप मान लो इसके अंदर क्या है, पानी ही पानी है। एक आपके पास में प्रोटीन है, इस प्रोटीन के अंदर आप देख रहे हो कि कुछ तो एमिनो एसिड ऐसे हैं जो पोलर हैं और कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो नॉन पोलर हैं। ये जो लाल कलर से अपन दिखाएंगे इसमें ये दिखाएंगे कि एमिनो एसिड क्या है, नॉन पोलर, येलो। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि पानी यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर पोलर एमिनो एसिड भी है और नॉन पोलर एमिनो एसिड भी है। अब पोलर एमिनो एसिड को तो साइटोप्लाज्म से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन नॉन पोलर एमिनो एसिड बीच बीच में आ गए। अब ये पानी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो पानी क्या करेगा, यानी साइटोप्लाज्म क्या करेगा, इनके ऊपर नॉन हाइड्रोफोबिक फोर्स लगाएगा। अब हाइड्रोफोबिक फोर्स लगाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि पोलर एमिनो एसिड के साथ लगा रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में लगा रहा है, नॉन पोलर एमिनो एसिड के साथ में लगा रहा है। तो ये क्या करेगा कि इसकी प्रोटीन को इस प्रकार की शेप देगा कि नॉन पोलर एमिनो एसिड तो पानी से हो जाए दूर और पोलर एमिनो एसिड आ जाए पानी के नजदीक। तो जैसे कि मान लो इस प्रकार का एक अरेंजमेंट होगा, इस प्रकार का, यानी ये चारों ओर पानी है और ये एक प्रोटीन को शेप मिल गई। ये नॉन पोलर एमिनो एसिड आ गई और ये जो थे ये पोलर एमिनो एसिड हो गए, ये लो पोलर एमिनो एसिड, और इसमें कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो नॉन पोलर एमिनो एसिड हैं। इस प्रकार से एक प्रोटीन का अरेंजमेंट बन गया। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि प्रोटीन के दो रीजन बन गए। प्रोटीन ने एक स्पेशल शेप ली और स्पेशल शेप लेकर के आपने देखा कि चारों ओर पानी है, तो पानी के आसपास आप देख पा रहे हो कि पोलर एमिनो एसिड हैं, यानी कि प्रोटीन की पेरिफेरी आपके देख पा रहे हो कि प्रोटीन का जो पेरिफेरल रीजन होता है, पेरिफेरल रीजन के ऊपर आप क्या देख पा रहे हो, पानी के कांटेक्ट में पोलर एमिनो एसिड हैं। और प्रोटीन का कोर एरिया या सेंट्रल पार्ट, इसके अंदर हम कह रहे हैं कि पानी यहां नहीं है क्योंकि प्रोटीन ने अपनी शेप ले ली, तो इधर पानी नहीं है, तो यहां पर ये जो एमिनो एसिड है वो नॉन पोलर एमिनो एसिड है। तो ये इस प्रकार की शेप जो आई है वो किसकी वजह से आई है, हाइड्रोफोबिक फोर्स की वजह से। यानी ये जो नॉन पोलर एमिनो एसिड के बीच में क्या लगा है, हाइड्रोफोबिक फोर्स लगा है, जिसकी वजह से क्या आया है, प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर बनी है या टर्सरी स्ट्रक्चर बनी है और इसमें प्रोटीन को एक शेप मिली है। आप देख पा रहे हो कि प्रोटीन फोल्ड भी हुई है और प्रोटीन को एक शेप भी मिली है। तो प्रोटीन को शेप मिली है, प्रोटीन फोल्ड हुई है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो प्रोटीन की है वो फंक्शनल फॉर्म है, यानी यहां प्रोटीन जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगी और प्रोटीन काम करना स्टार्ट कर देगी तो इसे हम कहेंगे कि ये प्रोटीन क्या हो चुकी है, प्रोटीन फोल्ड हो चुकी है। यानी यहां प्रोटीन की क्या हो गई, फोल्डिंग हो गई, प्रोटीन की क्या हो गई है, फोल्डिंग। तो इस प्रकार से प्रोटीन की फोल्डिंग यहां पर हुई है। अभी देखिए लेवेंथल पैराडॉक्स के माध्यम से ये अलग अलग तरीकों से प्रोटीन फोल्डिंग को डिटेल से समझाया गया है और वो बात इंपॉर्टेंट भी है कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें प्रोटीन फोल्डिंग में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि मान लो HSP70, HSP80, कुछ प्रोटीन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वो इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि प्रोटीन प्रॉपर फोल्ड हो रही है या नहीं हो रही है, कि प्रोटीन को किस प्रकार से फोल्ड किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रोटीन फोल्डिंग को अकेले हाइड्रोफोबिक फोर्स के भरोसे छोड़ा जाता है, ऐसा नहीं होता। प्रोटीन फोल्डिंग एक सीक्वेंशियल मैकेनिज्म है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हीट सोक प्रोटीन यानी HSP70 होता है, HSP80 होता है, HSP90 होता है, 60 होता है, इस प्रकार से HSP100 भी होता है। यानी हीट सोक प्रोटीन की अलग अलग फैमिली होती हैं जो ये ध्यान रखती हैं बाकायदा जो प्रोटीन का क्या हो, प्रॉपर फोल्डिंग हो, जिसको अपन बोलते हैं चेपेरोन या चेपेरोनिन। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन है वो अपना प्रॉपर काम
काम करके प्रोटीन प्रॉपर फोल्ड होकर के अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर में आती है। आप ये देखोगे कि यहां पर हम देखा कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इस प्रकार से हम देखेंगे कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड की, मान लो किसी भी बायोमोलिक्यूल की प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर तो कोवैलेंट बॉन्ड रखा जाता है ताकि उसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर बनी रहे, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें नॉन कोवैलेंट या वीक बॉन्ड को रखा जाता है, जिससे अगर मान लो किसी प्रोटीन को आपको टर्सरी स्ट्रक्चर से फिर से प्राइमरी स्ट्रक्चर में लाना हो, जिसको अपन बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि उससे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन खत्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया और हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट गया, फिर से प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ गई। यानी कि बायोमोलिक्यूल्स को आप आराम से एक्सचेंज कर सकते हो, उनकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगानी पड़ेगी। इस वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर या कोई भी बायोमोलिक्यूल अपनी फंक्शनल फॉर्म में होता है तो वो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में ही प्रेजेंट होता है। जैसे न्यूक्लियोटाइड होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। एडेनिन ग्वानिन के साथ में एडेनिन थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो वहां पर भी आप देखोगे कि जो कोई भी 3D स्ट्रक्चर फंक्शनल फॉर्म है वहां पर जो बायोमोलिक्यूल के अंदर वीक बॉन्ड आपको दिखाई देता है, जिससे उसको मेंटेन अच्छे से किया जा सके। तो यहां पर हमारा प्रोटीन फोल्डिंग या टर्सरी स्ट्रक्चर हम समझा है थोड़ा सा। प्रोटीन फोल्डिंग को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। यहां पर आपको बस ये समझना है कि एक्चुअल में टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है और टर्सरी स्ट्रक्चर क्यों बनती है। क्योंकि प्रोटीन के अंदर पोलर एमिनो एसिड है, नॉन पोलर एमिनो एसिड है। नॉन पोलर एमिनो एसिड की वजह से प्रोटीन के अंदर हाइड्रोफोबिक फोर्स लगा है। इसका मतलब हम यहां बोल सकते हैं, बिल्कुल दिल खोल के बोल सकते हैं कि यहां टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन की आर चेन का रोल है। यानी पोलर, नॉन पोलर, ये सब चीजें किस बेसिस पर हैं, आर चेन के बेसिस पर हैं। इसका मतलब यहां पर प्रोटीन की आर चेन का टर्सरी स्ट्रक्चर में रोल आया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आर चेन का रोल नहीं था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आर चेन का खास रोल नहीं था, यहां टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन की आर चेन का रोल आया है। और आपकी प्रोटीन है वो पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बेसिस पर क्या हुई है, फोल्ड हुई है, उसमें टर्सरी स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हुई है। इस प्रकार हमने यहां तक देखा कि प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है और वो टर्सरी स्ट्रक्चर में किस प्रकार से कन्वर्ट होती है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बच जाता है कि ये प्रोटीन की फोल्डिंग एक्चुअल में होती कैसे है। ये जो आपकी देख रहे थे एंट्रोपी, एंथैल्पी, इसका इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब फिजिक्स का जो थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर किस प्रकार से अप्लाई होगा और थर्मोडायनेमिक्स कैसे प्रॉपर फोल्डिंग करवाता है, वो बात अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअल रीजन आपको देती है कि किस प्रकार से हमारी डेली लाइफ में थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है और किस प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स को हमारी बॉडी मेंटेन करके रखती है। तो ये कुछ मज़ेदार बातें हैं, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहें, हमारे साथ बने रहें।